तो हम लोग बेयर एक्ट पढ़ रहे थे। बेयर एक्ट में हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। ये हो गया हमारा बेयर एक्ट, भारत का संविधान। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, वहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पूरा बेयर एक्ट इस हम लोग ख़त्म करेंगे। स्मॉल वीडियो करके 5 लगभग वीडियो रहेंगी, उसमें पूरा बेयर एक्ट ख़त्म होगा। इसमें लगभग 544 पेजेस है, जिसमें से हम लोग लगभग 150 पेज एक दिन में करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसको आप मेंटेन करिएगा थोड़ा सा। लोग ये हमारी प्रस्तावना है, सबको पता होगा हमारा संविधान है। हमारा संविधान है, संविधान में एक प्रस्तावना है, दूसरा में 395 अनुच्छेद है। हालांकि अब 400 से ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग मूल रूप, लेकिन वो पार्ट है, उनको हम लोग सब डिवाइडेड है वो, तो उनको पढ़ेंगे सारा। बट अगर क्वेश्चन में अगर आता है कि आर्टिकल कितने हैं, तो 395 ही रखने हैं। चौथा, इसके 22 भाग हैं। पाँचवा, इसमें 12 अनुसूचियां हैं, जो मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था। उसके बाद 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। तो हम लोग इस सब को देखेंगे। अगर इसको देखना है आप लोग को, तो मैं इसको दिखा भी सकता हूँ सारा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये हमारा संविधान है, ये भारत का संविधान। एंड देन इसमें ये पूरा बेयर एक्ट है। मैं आपको बेयर एक्ट पूरा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग की लंबी वीडियो जाने वाली है। सब चीज़ें एक बार देख लेते हैं। ये अपन को भारत का संविधान, इसमें ये भाग 1 करके, भाग 1 ऐसे ही टोटल 22 भाग है हमारे संविधान में। तो ये संघ एवं राज्य, उसका राज्य क्षेत्र, ये पहला भाग है। पहला भाग में अनुच्छेद देके 1 से लेकर के 4 तक। देखो, जो संविधान बना था उसमें 395 आर्टिकल थे, जैसे इसमें 2 का जोड़ दिया गया। तो इस टाइप ऐसे बीच बीच में ऐड हुए हैं। तो अब लगभग 420 के अराउंड, से ऊपर नीचे प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, इतने आर्टिकल हैं। बट अगर एग्जाम में पूछता है कभी भी, तो हमको 395 ही बताना है। फिर ये अपन भाग 2 है, नागरिकता। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक है। आर्टिकल 11 तक है, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। भाग 3 है मूल अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए हुए हैं। ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, तो उसमें सब फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार है, तो इसको भी डिवाइडेड किया गया है। मौलिक अधिकार को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सिर्फ एक हो गया समता का अधिकार, दूसरा हो गया शोषण के विरुद्ध, नहीं दूसरा तो मान लो धार्मिक, नहीं चलो ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शोषण का विरुद्ध अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठवां दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक बड़ी सुंदर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है, मतलब हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अधिकार भी एक खुद फंडामेंटल अधिकार है। मतलब मौलिक अधिकार खुद है हमारा संविधान में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने का। अनुच्छेद 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बोलता है,
हम जा सकते हैं अपने अधिकारों के हनन पर, और अनुच्छेद 262 हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों के हनन पर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये संविधान, ये जैसे समता का अधिकार एक हो गया, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो गया संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, फिर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये देखो जैसे 31 का, 31 का, 31 का, 31 इतने 32 का, ये सब बाद में ऐड होते गए हैं। जो फर्स्ट टाइम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान सभा ने बनाया था, वो उसमें 395 अनुच्छेद थे। अब अनुच्छेद ऐड होते गए हैं, इस प्रकार 420 से प्लस 420 प्लस आर्टिकल अभी हैं, बट एग्जाम में पूछेगा 395 लगाना है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। जो भाग 3 था, हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, भाग 1, उसमें किसके बारे में मेंशन था, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ एवं राज्य, हमारी राइटिंग पर प्लीज मत जाना, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो राइटिंग अभी ठीक नहीं है, बट ठीक हो जाएगी। भाग 1 था क्या, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक था। भाग 2 हम लोगों ने देखा, उसमें था नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे, और उसमें जो अनुच्छेद था वो 5 से लेकर के और 11 तक था। ठीक है, और जो भाग 3 में हम लोगों ने देखा वो मौलिक अधिकार से संबंधित था, मौलिक अधिकार से संबंधित था। उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक था। आगे हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, डिटेल पढ़ेंगे हम लोग पूरा। फंडामेंटल राइट, नागरिकता, संघ और राज्य क्षेत्र सारा पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल गो थ्रू कर रहे हैं जितने भी भाग हैं। तो ये 22 भाग में से चौथा भाग है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। इसमें दिया है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक दिया हुआ है। 51 का में भाग, इसमें भाग में भी भाग 4 का आ गया है। ये आर्टिकल 51 का केवल दिया हुआ है मूल कर्तव्य के बारे में। वैसे आर्टिकल 51 तक है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। उसके बाद भाग 4 का एक है जिसमें मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 51 का में जो हमारे 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं वो। अब हम आगे देखते हैं तो भाग 5, संविधान का जो भाग 5 है, इसमें संघ हमारा केंद्र के बारे में बात करता है। ठीक है, भाग 5 में संघ में से जैसे इसमें अध्याय वाइज डिवाइड किया है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 तक। इसमें अध्याय 1 में कार्यपालिका, लेकिन ये भाग 5 के अंडर आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में कार्यपालिका में। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल आप लोग देखना चाहें तो आर्टिकल 52 से लेकर के हम लोग देखेंगे। आर्टिकल ये आ जाएगा 73 तक आ जाएगा। इसके बाद मंत्रिपरिषद के बारे में आ जाएगा। भारत का महान न्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सरकारी कार्य का संचालन पढ़ेंगे, ये अध्याय 2 आ जाएगा। इसमें संसद के बारे में, तो संसद की जो साधारणतः ये सब, संसद का गठन कैसे होता है, राज्य की संरचना, लोकसभा की संरचना, ये सब आर्टिकल लोग डिटेल में पढ़ेंगे। संसद के अधिकारी जो होते हैं, इसमें राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इसमें कार्य संचालन, जो बहुत सारी समितियाँ बनाई जाती है, उसको भी हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। सदस्यों की निर्भरताएं, मतलब स्थान कब रिक्त होंगे, कब भरे जाएंगे, उनका क्या प्रावधान है, ये सब हमारे संविधान में मेंशन है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं। ये विधायी प्रक्रिया जो दिया हुआ है, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, जो केंद्र में वित्तीय पैसे से संबंधित लेन देन है, साधारण प्रक्रिया, ये सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद तो ठीक है। हम लोग अध्याय 3 में आए थे। हम लोग ध्यान रखना ये भाग 5 ही चल रहा है, उसमें से अध्याय वाइज डिवाइडेड है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो है, जो अध्यादेश जारी करता है, ये सब चीजें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। अध्याय 4 आ जाता है संघ की न्यायपालिका के बारे में। हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे।
न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन से संबंधित ये सब चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एंड जो ये रिट जारी करने के बारे में यहाँ भी मेंशन है, ये आर्टिकल 139 शक्ति उच्च न्यायालय पर किया गया। फिर ये है अध्याय 5। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अध्याय 5 तक डिवाइडेड है। क्या जो भाग 5 था उसको अध्याय में डिवाइड किया गया है, तो टोटल 5 अध्याय है। जैसे इसमें पहले अध्याय में था कार्यपालिका के बारे में, तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह, मंत्री परिषद, महान्यायवादी जितने भी कार्यपालिका में होते हैं उस सब के बारे में मेंशन था। जो 2 भाग अध्याय 2 था उसमें संसद के बारे में था। अध्याय 3 जो था, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 ये सब चीज़ें था। अध्याय 3 में जो था वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ था। अध्याय 4 में सुप्रीम महान न्यायवादी के बारे में शायद था, नहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में था, कार्यपालिका बोल सकते हो और न्यायपालिका बोल सकते हो। और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में है। अब आता है भाग 6। भाग 6 में हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे। भाग 5 में हम लोगों ने केंद्र के बारे में पढ़ा, भाग 6 में हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी अध्याय वाइज डिवाइड किया गया। अध्याय 1 साधारण में भी केवल परिभाषा दे देगा। अध्याय 2 ये था, अध्याय 2 इसमें कार्यपालिका के बारे में, तो राज्यपाल, जैसे कार्यपालिका में कौन कौन आ जाता है। अगर हम केंद्र की कार्यपालिका देखें, केंद्र की कार्यपालिका देखें और राज्य की कार्यपालिका देखें, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, तो इसमें कितने लोग हैं राज्य, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, महान्यायवादी और कार्यपालिका, ये सब चीज़ें आएंगी। और राज्य में देखेंगे तो राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ये कार्यपालिका सदस्य होते हैं, जैसे इसमें प्रधानमंत्री आ जाता है, मंत्री परिषद, यहाँ भी मंत्री परिषद, यहाँ पे। और कार्यपालिका में क्या आ जाता है, जैसे महान्यायवादी था, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल होता है जिसको महान्यायवादी बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो राज्य का वकील होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो राष्ट्र का, केंद्र का वकील होता है, ऐसे राज्य का एक वकील होता है, उसको कुछ नाम है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया राज्य की कार्यपालिका में मंत्री परिषद शामिल है, राज्यपाल शामिल है, और ये हो गया राज्य का महाधिवक्ता, ये बोल रहे थे जो राज्य का वकील होता है, महाधिवक्ता। सरकारी कार्य का संचालन, जो समितियां बनाई जाएंगी। अध्याय 3 आ जाता है राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी जो अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब के बारे में जानेंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का रिक्त पद कब होगा, त्याग कब देंगे, कैसे हटाया जा सकता है उनको, अध्यक्ष के पद कर्तव्यों का पालन करने, ठीक है, अध्यक्ष से कार्य वगैरह दिया है, पीठासीन वगैरह के बारे में, तो हम लोग ये डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये हो गया कार्य संचालन, ठीक है, राज्यों की निर्धारिताएं, राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्ति, ये विधायी प्रक्रिया कैसी होंगी, ये सब लोग देखेंगे आगे, ठीक है। ये अध्याय 5 हो गया। अध्याय 4 है राज्यपाल की विधायी शक्ति। उसमें अध्याय 4 में क्या था, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति केंद्र वाले में। अध्याय 5 इसमें है राज्य के उच्च न्यायालय, उसमें भाग 4 में जो था, भाग 3 में था राष्ट्रपति की विधायी शक्ति केंद्र वाले में, और भाग 4 में था सुप्रीम कोर्ट के बारे में था। यहाँ भाग 4 अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्ति दिया है और राज्यों के उच्च न्यायालय दिया हुआ है। 5 में, भाग 5 में, उसमें देखो केंद्र में क्या थे, केंद्र में टोटल अध्याय जो थे वो 5 थे, और जो राज्य है उसमें टोटल अध्याय आप लोग देखेंगे 6 है। 5 में है, अभी एक और अध्याय मिलेगा राज्य में, ये अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, ठीक है। ये भाग 7 आ जाता है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। भाग 8 में आ जाता है, जबकि ये खत्म हो चुका है, अब ये नहीं रहा, इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे।
ये भाग 8 आ गया, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 8 में लोग संघ राज्य क्षेत्र बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ कैसे शासन किया जाता है। ये भाग 9 में पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन भाग 9 का है एक नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये फिर है भाग 9 का खा। भाग 9 का खा भी है सहकारी सोसाइटियाँ, है ना, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव क्या बोलेंगे, सोसाइटी, कोऑपरेटिव, ठीक है। ये देखो, फिर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम इस ध्यान रखना, हम लोगों ने अभी केवल जो बेयर एक्ट है उसको गो थ्रू कर रहे हैं अपने पहले अध्याय प्रस्तावना तक पहुंचने के लिए कि क्या क्या इसमें दिया हुआ। तो ये है फिर अध्याय 2, जो ये था भाग 10, क्या था, भाग 10 था, भाग 11 था, उसमें अध्याय 1 अध्याय 2, इसमें जो सेंटर स्टेट रिलेशन था उसमें प्रशासनिक संबंध। अध्याय 1 में क्या था, विधायी संबंध, मतलब कानून से संबंधित जो एक दूसरे के बीच संबंध होते हैं। दूसरा प्रशासनिक संबंध, पुलिस वगैरह के संबंध में भाग 12 आ जाता है। ये भाग 12 है वित्त से संबंधित, संपत्ति, संविदाएं और बाद, वित्त, संपत्ति, संविधान और बाद, भाग 12 में। भाग 13 आ जाता है। भाग 13 में हम लोग पढ़िए तो अध्याय 2 अध्याय 3 इसमें भी डिवाइडेड है। हम लोग भाग 13 में आ गए। इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के संबंधित। इसमें अनुच्छेद 301 से स्टार्ट है, 307 तक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। फिर है भाग 14, ये है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं। इसमें जो यूपीएससी, जिसको हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएससी, जो भी हम लोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं, वो सब भाग 14 में मेंशन है, ठीक है। भाग 14 का भी एक होगा, आगे मिलेगा। ये भाग 14 का इसमें अधिकरण, ट्राइब्यूनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भाग 15 में दिया हुआ है निर्वाचन से संबंधित। भाग 16 में हम लोग पढ़ेंगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। विशेष उपबंध जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक इसमें हम लोग पढ़ते हैं। फिर भाग 17 में दिया हुआ है राजभाषा। इसमें अध्याय में डिवाइडेड है, संघ की भाषा क्या होगी, राज्य की भाषा, ये संघ की राजभाषा के बारे में, भाषा कौन सी हम लोग जो 8वीं अनुसूची है इसी में आती है। तो ये भाग 2 में प्रादेशिक भाषा, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा ये दिया हुआ है। अध्याय 3 दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की क्या भाषा होगी, है ना, मतलब सबकी भाषा में ही मेंशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सुंदर, हर चीज मेंशन है इसमें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये अध्याय 4 है विशेष निर्देश। ये भाग 18 में है आपात उत्पन्न, जो आपातकाल है, राष्ट्रपति जी हमारे लगाते हैं, उनके संबंध में यहाँ पे है आपात की घोषणा कब होगी, क्या कैसे उसके प्रावधान होंगे। ये अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच है। भाग 19 में है प्रकीर्ण, इसमें सब चीज मेंशन है। भाग 20 आएगा, भाग 20 इसमें है संविधान का संशोधन से संबंधित, संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान। भाग 20 में है आर्टिकल 368, केवल एक ही अनुच्छेद है 368, इसमें भी डिवाइडेड है 1 2 3 करके। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग 21। फिर भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये अनुच्छेद 22 में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अनुसूचियां आ गई। फिर ये होने के बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग अनुसूचियां देख लेते हैं। हमारे संविधान में एक बार फिर बता देते हैं कि जो संविधान है उसमें हमारे एक प्रस्तावना है, इसमें 22 भाग हैं, जिसको हम लोगों ने अभी देखा, 395 अनुच्छेद रहे हैं,
जो हम लोगों ने अभी देख लिए हैं, सारों को थोड़ा थोड़ा करके अभी गो थ्रू किए हैं। हम लोग डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी नीचे जाते जाएंगे तो ठीक है। और इसके बाद 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। जो पहले थी वो पहले 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हैं। हम लोग 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये पहली अनुसूची है, अनुसूची 1। इसमें राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में बताया है। अनुसूची 2 है, इसमें भाग खा, खा, गा, घा, अंगा तक दिया हुआ है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों के बारे में संबंध। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इनके बारे में उपबंध दिया है। भाग घ में दिया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। भाग अंगा में दिया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तीसरी अनुसूची के बारे में देखेंगे तो शपथ से संबंधित प्रावधान है कि शपथ में किनको किनको शपथ दिलाया जाएगा। डिटेल आगे मिलेगा, डोंट वरी। अनुसूची 4, इसमें तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कैसे किया जाएगा जनसंख्या के अनुसार, ये इसमें मेंशन है। अनुसूची 5, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। ठीक है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में भी अनुसूचियां हैं दिया हुआ, देखो। और छठी अनुसूची में भी इसमें स्पेशल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विवरण। इसमें 7वीं अनुसूची, सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची। इसमें आ गया 8वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। इसमें भाषाओं के बारे में मेंशन है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण कैसे होगा। अनुसूची 10 में है दल बदल के आधार पर निर्भरता कैसे घोषित होगी। अनुसूची 11 में है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। ठीक है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में मेंशन है। ठीक है, इसमें परिशिष्ट भी दिया, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2। जो स्पेशल प्रावधान होते हैं उनको परिशिष्ट में डाल देते हैं, जिनको बाद में संशोधन के जरिए वो किया जाएगा, उन सबको परिशिष्ट में डाला जाता है। फिर हम लोग उपाबंध, संविधान 100वां संशोधन 2015 में हुआ था। ये 2015 के लिए अपडेटेड नहीं है, बट हम सारे चीज़ इसमें पढ़ लेंगे। ये अब आ जाता है हमारे भारत का संविधान। यहाँ से हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। लेट्स ब्रेक फॉर 1 मिनट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी सारी चीज़ों पे गो थ्रू कर लिया है, जो हमारे 22 भाग हैं और जो अनुच्छेद है उन सब के बारे में हम लोगों ने गो थ्रू कर लिया है। 12 अनुसूचियां जो हैं उनके बारे में जान लिया है थोड़ा बहुत। अभी तो डिटेल हम लोग अब जा रहे हैं। तो ये प्रस्तावना, जैसे हमारे संविधान में प्रस्तावना है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां हैं। परिशिष्ट है, परिशिष्ट में उनको डाला जाता है जिनको बाद में संशोधन के जरिए, मतलब जो स्थायी नहीं है उनको परिशिष्ट में डाल देते हैं हम लोग। ये उद्देशिका है, ये इसमें गलत टाइप का आ गया है। उद्देशिका के बारे में, ये हमारी प्रस्तावना है, ये हमारी प्रस्तावना है। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे डिटेल में। अब हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है भारत का संविधान। प्रस्तावना ऐसे ही है, हम बोले तो भारत के लोग भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, इसमें न्याय की बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और स्वतंत्रता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा, हम लोग डिटेल में इसको कहना क्या चाहता है, तो हर चीज हमारे संविधान में ही मेंशन है। ये बहुत सुंदर बात है। तो प्रस्तावना हमें क्या क्या देती है कि जो शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत, हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, ये हमारी प्रस्तावना ही बता देती है। इसमें क्या दिया है, ये बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। एक बार इसको मिटाते हैं और हम लोग बढ़िया तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारे संविधान में ऑलरेडी मेंशन है शक्ति के स्रोत के बारे में कि हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। तो अगर हम बात करें शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, हमारा संविधान शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये इसमें लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये है हम भारत के लोग। ये हमें ये बताता है कि हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से मिलेगी, भारत के लोगों से। दूसरा, इसमें कुछ वर्ड है, वर्डिंग है, उसको आपको याद कर लेना है। जैसे एक वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो है तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब हो गया संप्रभुता। अगर हम एक वर्ड में बोले तो ये हो गया संप्रभुता। इसमें दूसरा पॉइंट याद रखने वाली है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा पॉइंट याद रखने वाली है वो है समाजवादी। हमारा देश कैसा है, समाजवादी। हालांकि अब हम लोग कैपिटलिस्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, बट हमारे जो संविधान की विशेषता है वो समाजवादी है ना। फिर तीसरा हम लोग को याद रखना है पंथ निरपेक्ष। ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, ध्यान रखना, और बहुत सुंदर है हमारा संविधान, बहुत सुंदर है। ये हो गया पंथ निरपेक्ष के बारे में, मतलब इन वर्डों को आपको याद रखना है। संपूर्ण प्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक। हमारा संविधान कैसा है, लोकतंत्रात्मक है। ठीक है, इसके बाद पांचवा है गणराज्य। इन सब का अर्थ भी हम आपको बाद में बताएंगे कि गणराज्य का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है, पंथनिरपेक्ष का क्या मतलब है, समाजवादी का क्या मतलब है। जैसे अगर हम हल्का फुल्का बात करें तो समाजवादी में से यहाँ पे संप्रभुता, अगर हम संप्रभुता की बात करें, एक एक वर्ड का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें थोड़ा थोड़ा, तो संप्रभुता का मतलब है कि हम अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकें, मतलब किसी भी बाहरी इंटरवेंशन ना हो। हम अपने देश की विदेश पॉलिसी बनाना चाहें, फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहें, किसी भी देश से ट्रेड करना चाहें या अपने ही देश में कुछ भी करना चाहें, तो हमें किसी भी दूसरे देश की इंटरवेंशन नहीं चाहिए। हम खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, हम इसलिए संप्रभु हैं। दूसरा, समाजवादी की अगर बात करें तो समाजवाद में ये होता है, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में बढ़िया तरीके से पढ़ते होंगे, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट में होता है, जिसमें संसाधन होता है, वो इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता, उसमें लोगों का नियंत्रण होता है, बाजार का नियंत्रण होता है, सब चीज बाजार डिसाइड करता है।
और सरकार केवल रूल्स एंड रेगुलेशन देती है। और समाजवादी में क्या होता है कि जो संसाधन है उसमें सरकार का नियंत्रण होता है, तो सरकार डिसाइड करती है कि किसको कितना मिलेगा, है ना। सरकार यहाँ बाजार को भी खुद रेगुलेट करती है। और जैसे यहाँ पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष का मतलब हम किसी भी धर्म को, मतलब मैं हर धर्म को मानता, कोई स्पेसिफिक धर्म को नहीं मानता। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि हमारा जो देश है, राज्य है, वो किसी एक धर्म विशेष को वो प्राथमिकता नहीं देता, सभी धर्म को प्राथमिकता देता है और समान प्राथमिकता देता है। तो जो पंथ निरपेक्ष भी है वो दो टाइप की होती है, एक सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, एक नकारात्मक पंथ निरपेक्षता। जैसे आप लोग देखेंगे फ्रांस में भी पंथ निरपेक्ष, फ्रांस भी पंथ निरपेक्ष राज्य है, हमारा भारत भी पंथ निरपेक्ष राज्य है, लेकिन जो फ्रांस की पंथ निरपेक्षता है वो निगेटिव है, मतलब नकारात्मक है, और हमारे जो पंथ निरपेक्ष है वो सकारात्मक है। कैसे? देखो, अगर हमारे देश में से फ्रांस में हम लोग एग्जाम्पल दे के बात कर लेते हैं, ये है फ्रांस, ये है भारत। तो अगर मान लो कोई आर्मी का जवान है, उसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी है किसी भी का, अगर फ्रांस में कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो अपने धर्म को बिल्कुल त्याग देगा। जब ड्यूटी पे होगा तो वो अपने धर्म को त्याग देता है, यानी कि ड्यूटी टाइम पे उसका कोई रिलीजन नहीं होता, वो केवल एक फ्रांस का नागरिक के नाते वो अपना ड्रेस कोड पहनता है और सबको समान ड्रेस कोड पहनना होता है। वही चीज अगर हम अपने भारत में देखें तो कोई भी सरकारी एम्प्लॉय है, वो ड्यूटी ड्रेस कोड पहनने के साथ साथ अपने धर्म की पहचान भी रख सकता है। जैसे अगर हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, वो लोग ड्यूटी करते टाइम अपनी जो भी पोशाक है उसको पहन सकते हैं। हमारा जो हिंदू रिलीजन है, अगर वो ड्रेस कोड के साथ साथ, जैसे चंदन टीका हमारा हिंदू धर्म की पहचान होती है, वो हम लगा सकते हैं, वो कोई मना ही नहीं है हमारे देश में। तो हमारा देश में हर धर्म को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो हमारे देश में सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है। वही अगर हम फ्रांस में देखते हैं तो नकारात्मक पंथ निरपेक्ष। तो ये पंथ निरपेक्षता का मतलब समझ आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग गणराज्य के बारे में देखते हैं कि गणराज्य का क्या मतलब है ना। तो गणराज्य का क्या मतलब है? गणराज्य का केवल सिंपल सा केवल इतना ही मतलब है कि जो हमारा देश का प्रमुख होगा वो लोगों द्वारा निर्वाचित होगा। समझ गए? गणराज्य का केवल इतना ही मतलब है कि हमारा जो देश का प्रमुख होगा, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति जी, वो लोगों द्वारा निर्वाचित होगा। हालांकि हमारे देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा ही निर्वाचित है। तो गणराज्य का अगर सीधा सा मतलब निकालें तो गणराज्य का केवल इतना ही मतलब है कि जो राज्य का प्रमुख होगा, राज्य का प्रमुख होगा वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। वो गणराज्य, गणराज्य जिसको बोलते हैं गणतंत्र, नहीं, वो गणतंत्र का मतलब होता है गणराज्य। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में अच्छी तरह से। इसके बाद हमारे पास है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। अगर हमसे कोई पूछे कि संविधान में कितने प्रकार का न्याय का मेंशन है, न्याय कितने प्रकार के हमारे संविधान में न्याय को दिया गया है, तो तीन न्याय की बात की गई है। एक तो है सामाजिक, दूसरा फर्स्ट है, सेकंड है आर्थिक न्याय की बात की गई है, तीसरा है वो राजनैतिक न्याय की बात की गई है। इसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर बोले हमारे संविधान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता है,
हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक तो है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म, पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता मेंशन है, 3 प्रकार का न्याय मेंशन है। ये सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, और 2 टाइप की समता दिया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अगर हम देख लें समता की बात करें तो एक हो गई प्रतिष्ठा, दूसरी हो गई अवसर, इसकी समता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट आप लोग को याद रख लेना है कि न्याय कितने प्रकार के दिया हुआ है प्रस्तावना में, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी हुई है प्रस्तावना में, कौन कौन से वर्ड प्रस्तावना में मेंशन है, कौन से नहीं है, आपको ऐसे ही याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, है ना। आपको इसी टाइप की वर्डिंग बाय वर्डिंग याद कर लेना है, क्योंकि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, और 1-2 साल नहीं कई साल पूछे हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर देख के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। इसमें अब आता है कि प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ये व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता का मतलब हो गया सिंपल सा भाईचारा। दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, इस डेट को याद रख लेना है, 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था, बल्कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 क्या होता है? लड़के अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें 3 चीज हुआ। एक तो हमारा संविधान जो है उसका अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा जो थी उस टाइम पे, उसने इसको अंगीकृत किया। इसके बाद दूसरा अधिनियमित किया, अधिनियमित कुछ प्रावधान जो थे उनको लागू किया गया, जैसे नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे उनको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था। तीसरा आत्मार्पित किया कि हम संविधान के अनुसार चलेंगे, ये शपथ ले रहे है ना। तो आगे अब हम लोग, ये हमारी प्रस्तावना हो गई। सर्दी कुछ ज्यादा ही है। ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको जानना है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम, तो उसमें 2 वर्ड जोड़े गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या जोड़ा गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर 2 वर्ड जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक तो राष्ट्र की एकता,
मतलब दो चीज जोड़ा गया। इसके इस राष्ट्र की एकता के स्थान पर जोड़ा गया एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर जोड़ा गया। इसको हम लोग देखते हैं क्या जोड़ा गया। तो पहले क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो इसमें दो वर्ड जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अगर कोई बोले कि हमारा जो संविधान था जब बना था उसमें क्या क्या मेंशन था प्रस्तावना में, तो केवल इतनी चीज मेंशन थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसमें लाया गया था। तो एक चीज ये बदली है और 42वें संविधान संशोधन में ही एक चीज, वहां पे केवल राष्ट्र की एकता था तो उसके स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया। तो हमारा जो ये वाले दो पॉइंट थे वो यही बोल रहे थे कि जो राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कर दिया गया। तो ये बात आप लोग को समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं डिटेल स्टडी में भाग 1 में। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये है पहला, इसमें देखो भारत, इसमें क्लियरली मेंशन है भारत। ये आर्टिकल 1 है, ध्यान रख रहे आर्टिकल है, जो ब्लैक में है वो आर्टिकल है, ये सब पार्ट है, जैसे 1 2 3 है ना, ये सब पार्ट। इसमें कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ध्यान रखना, यूनियन ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन की बात करता है ना। तो भारत, ध्यान रखना, हमारे देश के दो नाम है। अगर हम कोई पूछे कि हमारे देश के कितने नाम हैं, देश के नाम, तो वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे जम्बू द्वीपे भरत संगे, पढ़ेंगे ना, जम्बू द्वीपे भरत संगे, इस टाइप एक गाना टाइप का था वो हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं। बट इसमें अगर हमारे संविधान में देखा जाए तो इसमें दो ही नाम है, एक तो भारत नाम मेंशन है, दूसरा इंडिया नाम मेंशन है। बाकी जो आर्यावर्त है, जितने भी चीजें हैं वो सब, जैसे जम्बू द्वीपे भी एक नाम है। तो जैसे इसमें जैनिज्म वाले अलग नाम बोलते हैं, बुद्धिज्म अलग नाम बोलते हैं, सब जो रिलीजन वाइज सब अपने अपने अनुसार बोलते हैं। बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑफिशियल है, आपको दो नाम याद रखने हैं, भारत और इंडिया। हमारे देश के नाम क्या है, भारत, दैट इज इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है। 2 पार्ट कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इसमें कह रहा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो हम लोग इसको देखेंगे पहली अनुसूची में क्या निर्दिष्ट है, इसको लोग बाद में देखेंगे। तो ध्यान रखना कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र क्या होंगे, ये हमारी पहली अनुसूची में मेंशन है। हम लोग जब अनुसूची पढ़ेंगे तो इसको इसमें खुद डिकोड करूंगा मैं इसको, ये ऐसा चीज कहाँ लिखा हुआ था। फिर जो 3 इसके पार्ट है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे। एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो हमारा देश है उसमें राज्य है, राज्यों के राज्य क्षेत्र जो है वो सब हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। दूसरा था पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो शामिल होंगे। तीसरा ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे, जैसे हमारी संसद समय समय पर देश जो अन्य राज्य क्षेत्र को जोड़ती है वो भी हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। जैसे सिक्किम हो गया, वो पहले हमारे देश का पार्ट नहीं था लेकिन फिर उसको जोड़ा गया, तो अब वो हमारे देश का पार्ट है, हमारे देश के राज्य क्षेत्र में आएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में अब वो भी आएगा, है ना। जैसे गोवा था, हमारे पहले भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं था, उसको हम लोगों ने अर्जित किया, तो अब हमारे देश के राज्य क्षेत्र में आता है ना। ये अनुच्छेद 1 था, राज्यों के राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो अर्जित किए जाए। ध्यान रखना, राज्य क्षेत्र जो राज्यों के राज्य क्षेत्र है
केंद्र शासित प्रदेश है और जो राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाए। ठीक है, अब ये 2 संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ये आर्टिकल 2 पूरा ही नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। मतलब जो ऑलरेडी राज्य है उनको नहीं, जो नए राज्य को शामिल करती है संसद, तो संसद साधारण बहुमत से इसको पारित करके कर सकेगी, है ना। फिर तीसरा दिया हुआ है, दूसरे का दिया है, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि जैसे सिक्किम था वो हमारे देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसको 36वां संशोधन, क्या एक संविधान संशोधन हमारी संसद करती है, 36वां संशोधन अधिनियम 1975 इंदिरा गांधी की सरकार में धारा 5 द्वारा निश्चित, मतलब इसको क्या किया, संसद इसको निश्चित कर देती है। मतलब इस संविधान 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के धारा 5 द्वारा निश्चित। इसमें ये देखते हैं तीसरा, इसमें इसको घटा दिया गया 36वां संविधान संशोधन के तहत, पहले इसको स्पेशल वो दिया गया था। इसके 3 मतलब ऐसा था कि जो सिक्किम वो पहले क्या किया गया कि 3 जो विदेश नीति है, जो कम्युनिकेशन है एंड जो वो था वो भारत के अंदर था, बाकी वो इंडिपेंडेंट था, तो इसको हटा दिया गया। वहाँ पर राजा का राज्य था, है ना, जो वहाँ राज्य करते थे, कोई वंश है जो वहाँ राज्य करता था। ठीक है, तो ये हम लोग अनुच्छेद 3 में आते हैं, संसद विधि द्वारा। संसद जो है वो विधि द्वारा, एक तो का नंबर, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। तो इसमें ये है, हमारी जो संसद है वो एक राज्य में किसी राज्य से 2 राज्यों में से कोई डिस्ट्रिक्ट को हटा करके एक नए राज्य को बना सकेगी, वो हमारी संसद साधारण बहुमत से कर सकेगी, ऐसा इसमें मेंशन है। तो इसमें जैसे कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, हमारी संसद क्या क्या कर सकेगी, तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, तीसरा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, पांचवा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, एक किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर उसकी किसी राज्य क्षेत्र की किसी राज्य के भाग के रूप में साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, है ना। तो ये था। फिर है भारत का संविधान में जो भाग 1 का संघ और उसका राज्य क्षेत्र में, ये पहले का है, जो हम लोगों ने ये फर्स्ट वाला देखा ना, इसका ये यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्या, परंतु जो फर्स्ट वाला उसको पढ़ा कैसे जाता है, तो ध्यान रखना, जो फर्स्ट था का नंबर उसका यहाँ दिया हुआ है कि परंतु जब राज्य, इसमें जो बोला गया है कि जो संसद है वो किसी राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकेगी या 2 राज्यों से कुछ क्षेत्रों को अलग करके नए राज्यों को बना सकेगी, तो उसको वो इस यहाँ पे कुछ लिमिट बना देता है, क्या, जब संसद ऐसा करेगी, कहता है कि इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कि जब संसद ऐसा कुछ कानून बनाएगी या ऐसा संशोधन करेगी कि राज्य की सीमाएं को घटाएगी बढ़ाएगी या मतलब 2 राज्यों को कि कुछ क्षेत्रों को लेकर नए राज्यों का गठन करेगी, तो
ऐसा जो विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव 2 के बारे में, मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश लेगी, राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, जहां तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात किए जाए, प्रकट किए जाने के लिए यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें सिंपल सा मेंशन ये किया है कि जब ऐसा कोई कानून संसद लाएगी तो उससे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी होगी और राष्ट्रपति उसमें एक निश्चित डेट मेंशन करेगा और राष्ट्रपति उसको जो राज्य इससे प्रभावित है उसको भेजेगा और वहां की विधानसभा इसको पारित करेगी। अगर ये कह रहा है कि अगर जब तक विधानसभा पारित नहीं कर देती तो उससे संबंधित संसद में कोई अन्य कानून नहीं लाया जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे दे दिया गया तीसरा स्पष्टीकरण 1, इसी का स्पष्टीकरण कहता है कि इस अनुच्छेद के खंड ग में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु मैं राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं। मतलब जैसे अगर ये जो प्रावधान करेगी राष्ट्रपति भेजेगा वो केवल राज्य के लिए होगा, वो तो जो केंद्र शासित है उसके अंतर्गत नहीं, केंद्र शासित में संसद अपने अनुसार कर सकेगी। यह स्पष्टीकरण 2 है कि खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य का संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना। ठीक है, और इसमें जो हमने ये बताया था भी कि जो राज्य के पास राष्ट्रपति भेजेगा और राज्य उसको पास करेगा या नहीं करेगा, तो इसमें एक वो है, एक निश्चित डेट मेंशन की गई होगी, एक निश्चित डेट मेंशन की गई होगी और उस डेट से पहले राज्य को उसको पास करना पड़ेगा। अगर नहीं करती है, उस राज्य के उस डेट से पहले कोई डिसीजन नहीं लेती है तो संसद से वहां से इसको पास माना जाएगा और संसद इसमें आगे की कार्रवाई कर सकती है। समझ गए। फिर ये आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में पहला नंबर कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 में क्या मेंशन है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हों। ऐसे अनुपूरक, अनुसंगिक और परिणामिक उपबंध हुए जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में या विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। है ना। इसका 2 पार्ट क्या कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। मतलब ये कहता है कि जो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है वो जब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन कानून बनाएगी वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे नए राज्य को बनाएगी, घटाएगी, उसके क्षेत्र को बढ़ाएगी या इसके 2 राज्यों से कुछ सीमाएं लेकर के नए राज्य का गठन करेगी तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसको संसद साधारण कानून से पास कर सकती है। तो आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे। ये हो गया, ज़्यादा लंबी ना हो जाए हमारी क्लास, इसलिए हम लोग आज यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे भाग 2 से देखेंगे। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से।